अ, सभी को नमस्कार। और भारतीय विज्ञान संचारक समूह में आज हमारे मध्य हैं श्री अनिल थानवी जी। आइए उनके विचार सुनते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद मैडम। आज के इस संध्याकालीन प्रोग्राम में हम ऑसिलेटिंग यूनिवर्स पे अपनी बात कह रहे हैं और आप सभी को धन्यवाद और सभी को नमस्कार। और आज के इस कार्यक्रम में हम जो बात कहना चाहते हैं ऑसिलेटिंग यूनिवर्स पे, जो हमने क्या है कि इस पर अपनी बात पूर्व में भी बहुत बार रखी है और इसी क्रम में हम आज फिर एक बार आपके सामने ऑसिलेटिंग यूनिवर्स की बात कर रहे हैं। और ऑसिलेटिंग यूनिवर्स दुनिया में ऑसिलेटिंग यूनिवर्स पे बहुत कुछ हो चुका है और हो भी रहा है और भविष्य में भी और भी होगा। तो ऑसिलेटिंग यूनिवर्स पे आज हम जो बात कहना चाह रहे हैं उसमें सबसे पहले तो हम ये बता दें कि इस पर काफी लिटरेचर है और केवल विकिपीडिया या अन्य किसी वेबसाइट की बात नहीं है। दुनिया में ऐसे लिखने वाले ये हैं स्टर्नहार्ट और नायल ट्यूरॉक, इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी है एंडलेस यूनिवर्स, जिसमें उन्होंने बियॉन्ड बिग बैंग और इस पे इन्होंने काफी ऑसिलेटिंग यूनिवर्स की बात कही है, साइक्लिक यूनिवर्स की बात कही है। और मैं समझता हूँ कि वर्तमान समय में ऑसिलेटिंग यूनिवर्स की अवधारणा किस तरह से उपयोगी है, कैसे इसका महत्व है, इस पर हम आज के इस कार्यक्रम में विस्तार से कहना चाहेंगे। तो ये नायल ट्यूरॉक और पॉल जे स्टर्नहार्ट की पुस्तक है एंडलेस यूनिवर्स। इसके बाद में आपको और बताऊं कि रोजर पेनरोज की पुस्तक है ये साइकिल्स ऑफ टाइम। इसमें भी काफी ऑसिलेटिंग यूनिवर्स पे चर्चा है। और जैसा कि मैं आपको बताता रहा हूँ कि मेरे इस संबंध में क्या विचार है, क्या मैं कहना चाहता हूँ। तो ऑसिलेटिंग यूनिवर्स, साइक्लिक यूनिवर्स, पल्सेटिंग यूनिवर्स पे बहुत से लोग दुनिया में कह रहे हैं, बहुत सी बातें। वैज्ञानिकों का एक समूह ऐसा है जो ऑसिलेटिंग यूनिवर्स की इस अवधारणा से बहुत अच्छी तरह से तो ये जो आपके सामने मैं पुस्तकें बता रहा हूँ, साइक्लिक यूनिवर्स, ऑसिलेटिंग यूनिवर्स की, ये वॉल्यूम 1 है और ये वॉल्यूम 2 है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि ऑसिलेटिंग यूनिवर्स की बात कहने वाले कौन कौन से लोग हैं। इन लेखक का नाम जो अभी बताया MC पंडा नाम है और ये है वाइब्रेटिंग यूनिवर्स की इनकी पुस्तक। तो आप देख सकते हैं कि ऑसिलेटिंग साइक्लिक यूनिवर्स की स्टोरी पर बहुत सा लिटरेचर है, शोध कार्य है, बहुत से बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने अपनी बात कही है। मेरे पास भी संबंध में क्या नया है और मेरे इस संबंध में क्या विचार है, क्या मैं सोचता हूँ। तो ऑसिलेटिंग यूनिवर्स की अवधारणा हिंदू दर्शन से शुरू होती है। तो हमारे हिंदू दर्शन में सबसे पहले धड़कते ब्रह्मांड या चक्र में ब्रह्मांड या दौलत में ब्रह्मांड की बात आई है। उसमें ये कहा गया है कि सृष्टि बार बार बनती है, बार बार समाप्त होती है, फिर सृजन होता है, फिर विनाश होता है, ये चक्र चलता रहता है। और इस तरह से वो इसका समय काल गणना भी है इसकी, और उन्होंने बताया है कि कितने समय के बाद में सृष्टि बनती है और फिर वापस नष्ट हो जाती है कितने समय के बाद में। तो मैंने पुस्तक लिखी है इस पे, ब्रह्मांड के दोलन की एक नई विधि।
तो मैं अपने ऑसिलेटिंग यूनिवर्स की थ्योरी को कैसे प्रस्तुत कर रहा हूँ, इस पे आपको मैं देखिए, तो मैंने अपने ऑसिलेटिंग यूनिवर्स की थ्योरी को बहुत ही सरल तरीके से और सहज तरीके से अपनी बात कही है। तो आज के इस कार्यक्रम में हम जो बात करना चाहते हैं, ये पुस्तक मेरे द्वारा लिखी गई है। इस पुस्तक में मैं, हालांकि भूगोल का टाइटल रखा है सुपर कॉन्टिनेंट गिगेंटिक इल्यूजन, लेकिन इस पुस्तक में हमने ये भी कहा है कि ऑसिलेटिंग यूनिवर्स इसका दूसरा टाइटल भी हो सकता है। और जैसा कि मैं आपको बताता रहा हूँ कि चक्र में ब्रह्मांड, यानी कि साइक्लिक थ्योरी ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड में सृजन और विनाश की प्रक्रिया किस प्रकार से अनवरत चलती रहती है, और हम बिग बैंग और बिग क्रंच को एक नए तरीके से, एक नए विचार से हम समझा रहे हैं कि सृजन और विनाश की प्रक्रिया किस तरह से एक नए तरीके से समझी जा सकती है। तो इसमें हमने जो बात कहने का प्रयास किया है वो ये है कि हमारे आसपास की चीजों को, हमारे जैसे कि आप देख रहे हैं इस समय, तो मैं आपके सामने जो प्रस्तुत कर रहा हूं इस समय, देखिए, इस तरह से आपके सामने एक नए तरीके से मैं अपनी बात कह रहा हूं कि इस पुस्तक में, जैसे कि मैंने इस तरह से हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को ये समर्पित की है, और इसमें लिखा है मैंने, ड्रीम इज नॉट व्हाट यू सी इन स्लीप, इज द थिंग विच डज नॉट लेट टू स्लीप। मैं अनवरत रूप से, लगातार रूप से इस पे नए नए विचार देता रहता हूँ। आज के प्रस्तुतिकरण में जो मैं कहना चाहता हूँ, तो मेरे जो मुख्य बिंदु है, इसमें मुख्य बिंदु ये है कि कॉमन ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स। उसके बाद में दूसरा जो मैं बात कहना चाहता हूँ, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर एंड डिफरेंशियल रोटेशन इन द सन, स्टार्स एंड गैस giant। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि किस प्रकार से भूगोल में पढ़ाया जाता है जो सुपर कॉन्टिनेंट की थ्योरी के बारे में, किस प्रकार से गलत साबित हो जाती है जब हम लार्ज यूनिवर्सल स्केल पर इस पर विचार करते हैं। उसके बाद चौथे चैप्टर में डिवीजन ऑफ मैटर्स इन यूनिवर्स एंड इन सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट। उसके बाद इसका गणितीय मॉडल, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। उसके बाद इफेक्ट ऑफ एक वेरी कॉमन ज्योमेट्री लिविंग्स पर, ओरिजिन ऑफ लाइफ। उसके बाद ऑसिलेटिंग यूनिवर्स में किस प्रकार से सृजन और विनाश होता है, और उसके बाद में मैंने काफी रेफरेंसेस और कंक्लूजन की बात कही है। तो आज मैं जो आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ उसमें नया क्या है, उसमें एक अद्भुत बात क्या है। आप, जैसा कि मैंने पहले भी अपने प्रस्तुतिकरण में कहा है कि इस थ्योरी का जो एब्स्ट्रैक्ट है वो ये है कि कोई भी ग्रह, कोई भी तारा, कोई भी चंद्रमा, कोई भी नेबुला, कोई भी आकाश गंगा, कोई भी ब्लैक होल अपने अक्ष पर घूर्णन नहीं करते, और सभी अपने अक्ष पर ट्विस्ट और टाइट होते हुए दोलन कर रहे हैं। ये दोलन किस प्रकार से है, दो भिन्न कन्फोकल ऑब्लेट स्फीरॉइड के बीच में सभी आकाश के पिंड दोलन करते हैं, धड़कते हैं, वाइब्रेट करते हैं, पल्सेट करते हैं। तो इसमें हम एक नए तरीके से अपनी बात समझा रहे हैं कि वास्तव में ये जो साइक्लिक यूनिवर्स की थ्योरी है, इसमें जो हर एक आकाशीय पिंड है उसका इक्वेटर से ऊपर का हिस्सा, यानी उसके दो पार्ट करते हैं बराबर में, आधा भाग ऊपर, आधा भाग नीचे। यानी कि जैसे पृथ्वी है, उसके इक्वेटर से ऊपर और उसके इक्वेटर से नीचे जो हिस्सा है उसका दो हेमिस्फीयर है, वो एक दूसरे
विपरीत दिशा में चलते हैं, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में ट्विस्ट और टाइट होते हैं। नॉर्थन और साउथर्न हेमिस्फीयर पृथ्वी का अपोजिट डायरेक्शन में चलता है, ट्विस्ट और टाइट होता है। इसी प्रकार से सूर्य का भी, दूसरे ग्रहों का भी, दूसरे तारों का भी, इसी प्रकार से चंद्रमाओं का भी, इसी प्रकार से नेबुलाओं, ब्लैक होल, गैलेक्सियों सभी के बारे में मैं ऐसा कहता हूं कि उनका आधा भाग ऊपर का और आधा भाग नीचे का एक दूसरे के विपरीत दिशा में ऐसे ट्विस्ट टाइट होते हुए मरोड़े जाते हैं, ट्विस्ट टाइट होते हैं और जैसे मंथन होता है। द्रव्य ऊर्जा का ये विराट मंथन होता है। हकीकत में घूर्णन और परिक्रमण जैसी बात इस ब्रह्मांड में कहीं नहीं है, लेकिन उनका रेशियो इस तरह से है, उनका अनुपात इस प्रकार से है जिससे हमें मौसम, ऋतुएं और दिन रात ये सब दिखाई देते हैं, ग्रहण दिखाई देते हैं। और हमें हम क्योंकि पृथ्वी पर एक छोटे से स्थान पर अपनी पृथ्वी से देखते हैं, तो हमें दिन रात की एक बहुत बड़ी भ्रमपूर्वक स्थिति बन जाती है। और मौसम हकीकत में क्या हो रहा है, तो आज के इस प्रस्तुतिकरण में सबसे पहले तो मैं सबसे पहले भाग में, जैसे कि आप ये इस चित्र को देख रहे हैं, इसमें जेट जो है वो ट्विस्ट टाइट होती हुई, ये देखिए इस तरह से ट्विस्ट टाइट होते हुए ये एक्सीशन और इसमें जो जेट है वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही है। जैसे कि ये चित्र आप देखते हैं, इस चित्र में देखिए आप, ये इसमें आप देखते हैं अपर और लोअर पार्ट में कि किस प्रकार से गामा रे बर्स्ट में जो अपोजिट मूवमेंट होता है। ये नासा की वेबसाइट के दिए गए चित्र है। इसी प्रकार से इनको देखिए कि कैसे एक तारे को निकलते हुए और किस प्रकार से ये जो जेट है वो ट्विस्ट टाइट होते हुए अंदर जा रही है। इसी तरह से ऐसी अनेक गैलेक्सियां हैं और सर्पिल गैलेक्सियां हैं, इलिप्टिकल गैलेक्सियां हैं, बार्ड गैलेक्सियां हैं। आप अगर इनको ध्यान से देखें, इनमें मैटर का मोशन जो है ट्विस्ट टाइट होते हुए है। बस आपको सोचने का अपना तरीका बदलना है, उसके बाद आप ट्विस्टिंग और टाइटनिंग को इस पूरे ब्रह्मांड में अनेक जगह ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। और आपके आसपास भी ये इसी प्रकार से जो ये ट्विस्टिंग का है आप देख सकते हैं। देखिए ये किस प्रकार से गैलेक्सियां जो है, ये सर्पिल गैलेक्सियां हैं, इलिप्टिकल गैलेक्सियां हैं। इसी प्रकार से जैसे ये है, ये नेबुलाओं के तारों के जो क्वाज़ार तारों के, इसी प्रकार से जैसे पल्सार है, पल्सेटिंग स्टार, ये देखिए इस तरह से आप ये पल्सेटिंग स्टार का चित्र आप ध्यान से देखिए। और इसी प्रकार से आप ये जो और भी गैलेक्सियों का ऊपर से हिस्सा है, जो ये स्पाइडर नेबुला का ये रेड रेक्टेंगुलर नेबुला, इस तरह से अगर आप इन सभी नेबुलों गैलेक्सियों के चित्रों को देखें और इस प्रकार से ब्लैक होल के कंप्यूटराइज चित्रों को देखें, इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो चित्र है आपके सामने आंट नेबुला के और साउथर्न क्रैब नेबुला के, इस प्रकार से आप जो चित्र देखते हैं ये देखिए इस प्रकार से कैट्स आई नेबुला के, और आप बटरफ्लाई नेबुला, इल्टा कैरिना नेबुला, ओवरग्लास नेबुला, और इस प्रकार से इन चित्रों को अगर ध्यान से आप नोट करें, देखिए एक प्रकार से इसमें जेट और इस प्रकार से दिखाया जाता है। ऐसी अनेक गैलेक्सियां, नेबुलाएं और ऐसे अनेक तारे हैं, और इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि इनमें मैटर का मोशन कैसे हो रहा है, इनके एक्सीशन में, इनके जेट में जो मूवमेंट हो रहा है। तो इन सबसे मैं क्या कहना चाहता हूँ, इन सबसे मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो पार्ट फर्स्ट है इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि ब्रह्मांड में घूर्णन और परिक्रमण कहीं हो ही नहीं रहा है, लेकिन इतना विशाल रूप से हो रहा है कि हम जैसे एक छोटे से एक बिंदु से भी बहुत कई गुना छोटे, हमें ऐसा आभास होता है कि सब कुछ घूर्णन हो रहा है, चल रहा है और परिक्रमण हो रहा है। लेकिन लार्ज स्केल पर जब हम इस बात को सोचते हैं तो हमें पता चलता है कि विराट मंथन हो रहा है, विराट दोलन हो रहा है, और घूर्णन परिक्रमण हमें एक प्रकार से इल्यूजन लगने लगता है। इसलिए आपके सामने ये जो चित्र मैंने बताए हैं,
तो आप सोचिए कि इसके बाद में मैं ये बता रहा हूँ चैप्टर 2 की बात, जिसमें ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर ऑफ और डिफरेंशियल रोटेशन इन द सन एंड स्टार्स एंड गैस गियर। देखिए कि अगर आप ये जो चित्र है, ये हेलियोस्फेरिक करंट शीट सूर्य का है और ये सोलर इक्लिप्स का है। इनसे मैं क्या कहना चाहता हूँ? इनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि वास्तव में सूर्य जो है वो वास्तव में घूर्णन कर नहीं रहा है, और उसमें डिफरेंशियल रोटेशन जो हो रहा है उसको नोट कीजिए आप। इसमें जो सोलर प्लेट्स है, सौर ज्वालाएं हैं, उनको देखिए, और इसके सूर्य की सतह पर जो सन स्पॉट्स है, इन सन स्पॉट्स के चित्रों को देखिए, और ये डिफरेंशियल रोटेशन है तो ये इस तरह से। तो मैं ये कहना चाहता हूँ इन चित्रों के माध्यम से कि वास्तव में सूर्य के अंदर जो 11.1 प्रकार का एक वर्ष का जो सौर चक्र होता है, 11.1 वर्ष यानी 11.1 ईयर का सौर चक्र होता है, जैसा कि अभी 25वां सोलर साइकिल चल रहा है सूर्य में। और आप समझ सकते हैं कि 25वें सोलर साइकिल में अभी ये पीक पर पहुंचा है और सूर्य एकदम क्लाइमेक्स पर पहुंच चुका है। सूर्य में से प्रचंड सौर ज्वालाएं, सोलर प्रोमिनेंस बहुत तेज गति से ट्विस्ट टाइट होती हुई निकल रही है। तो हाल ही वैज्ञानिकों ने ये पता लगाया है कि सूर्य में अकॉर्टिक वेव्स जो उसके नॉर्थर्न साउथर्न पार्ट में अपोजिट मूव होते हुए चल रही है। और इसके अलावा सूर्य में सनस्पॉट की संख्या मैक्सिमम हो जाती है, उसके बाद मिनिमम होने लगती है। तो सूर्य अभी मिनिमम से मैक्सिमम पर पहुंच चुका है, इसके बाद ये मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ बढ़ेगा। ऐसे 25 सोलर साइकिल अब तक ऑब्जर्व हो चुके हैं, और सौर वैज्ञानिकों ने इन सौर चक्रों में बहुत ही अद्भुत बातें पता की है। तो ये सन स्पॉट की बात के बाद में मैं कहता हूँ सूर्य का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो रिवर्स कैसे होता है। ऐसे नहीं है कि नॉर्थ पोल सीधा साउथ पोल पर चला गया और साउथ पोल नॉर्थ पोल पर चला गया, ऐसा नहीं, बल्कि सूर्य ट्विस्ट टाइट होते हुए नॉर्थ पोल साउथ पोल में कन्वर्ट हो जाता है और साउथ पोल नॉर्थ पोल में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रकार से मरोड़े और निचोड़े जाने से, एक स्प्रिंग की तरह कसने से। तो इसके बाद में आपको बताऊं कि सूर्य के अंदर सूर्य की जो आकृति है, यानी जो ऑब्लेट शेप है, वो चेंज होती है, वेरिएबल ऑब्लेटनेस, यानी कि सूर्य का नॉर्थ पोल मतलब और साउथ पोल जो है वो दब जाता है और इक्वेटर फैल जाता है, यानी फ्लैटनिंग ऑन पोल एंड बल्गिंग इन इक्वेटर। सौर वैज्ञानिकों के अनुसार ये 6 किलोमीटर का फर्क पड़ जाता है इसमें, और ये जो आकृति बदलती है इसको वेरिएबल ऑब्लेटनेस कहते हैं। तो सूर्य इस प्रकार से दबता है और इस प्रकार से फैल जाता है। ये सिंपल इस प्रकार से दबना या फैलना नहीं है। तो एक सौर चक्र में सूर्य की आकृति बदलती है, तो 3D में कैसे बदलती है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे चेंज होता है, और सन स्पॉट क्यों घटते बढ़ते हैं, सौर ज्वालाएं कैसे निकलती है, और सूर्य के अंदर से जो सौर ऊर्जा लाइट रेडिएशन निकलते हैं, सूर्य के अंदर से जो सौर हवाएं निकलती है वो कैसे निकल सकती है। तो सूर्य के अंदर जो हाइड्रोजन में हीलियम का चेंजेज होता है वो इसी प्रकार ऐसे ही नहीं होता, बल्कि बहुत जबरदस्त इस प्रकार से ट्विस्ट टाइट होता है, प्रेशर लगता है। ये ट्विस्टिंग का जो फोर्स लगता है उसी के कारण सूर्य के अंदर से बहुत ही प्रचंड वेग से सौर ज्वालाएं निकलती है, सोलर प्रोमिनेंस निकलते हैं। तो एक सौर चक्र में क्या क्या होता है, ये जो सन स्पॉट की संख्या घटती है बढ़ती है। अब तक जितने 25 सोलर साइकिल जो ऑब्जर्व किए जा चुके हैं उसमें सूर्य में जो परिवर्तन हुए हैं उनसे जो पता चला है कि सूर्य का साइक्लिक नेचर, यानी धड़कता हुआ नेचर, यानी कि उसका ऑसिलेटिंग नेचर। तो आप सोचिए कि सूर्य के अंदर ये जो सब होता है, तो सूर्य के अंदर से लाइट जो निकलती है वो वेव्स के रूप में नहीं निकलती, बल्कि ट्विस्ट होती हुई निकलती है। एक रस्सी जो ट्विस्ट होती है ना, उस तरह से निकलती है। तो सूर्य में से प्रकाश, रेडिएशन और इस प्रकार से ध्वनि भी निकलती है, और साथ में क्या है कि सूर्य में से फोटोन पार्टिकल निकलते हैं, द्रव्य निकलता, ऊर्जा निकलती है। वो इस प्रकार से वेव के रूप में नहीं निकलता, बल्कि वास्तव में ट्विस्ट होते हुए निकलता है। तो सूर्य जो है वो अपने पोल पर दबता है, इस प्रकार से ट्विस्ट होता है, टाइट होता है, ट्विस्ट होता है, टाइट होता है। यही सूर्य का मूल स्वभाव है। अब इसके प्रभाव से
ग्रहों की परिक्रमा पथ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सोचने की बात है कि अगर सूर्य घूर्णन नहीं करता है, जैसे कि सौर वैज्ञानिक कहते हैं कि एक गैसियस बॉडी, प्लाज्मा बॉडी के हिसाब से सूर्य जो है हकीकत में घूर्णन नहीं कर रहा है, तो क्योंकि सूर्य एक गैसियस पिंड है, सॉलिड पिंड नहीं है। तो इस प्रकार से क्या है कि सूर्य जो है जब इस प्रकार से मथा जा रहा है, कुछ टाइट हो रहा है, द्रव्य ऊर्जा मठी जा रही है सूर्य के अंदर, तो सूर्य में से जो नाभिकीय संलयन और होता है वास्तव में क्या है, वो एक मंथन, ये ट्विस्टिंग के कारण, इस प्रकार से मंथन के कारण है, इस प्रकार से ट्विस्ट टाइट होने से, मथे जाने के कारण। ऐसे और तारों में भी होता है, उनका भी एक चक्र होता है, और ब्रह्मांड में इतने तारे हैं, वो सब उनका नेचर क्या है, ऑसिलेटिंग है, साइक्लिक है। इसी प्रकार से अगर आगे बात करें तो फिर हम तारों के, सूर्य के बाद में हम ग्रहों की बात करें, गैस दानव ग्रहों की बात करें। अब गैस दानव ग्रह क्या है, हकीकत में घूर्णन नहीं कर रहे। पहले तो मैं एक बात मैं दोबारा कह देता हूं कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले ग्रह हैं, हकीकत में वो परिक्रमा कर ही नहीं है, वो रिट्रोग्रेड मोशन क्यों होती है। तो सूर्य के चारों ओर जितने भी ग्रह है वो अंडाकार मार्ग पर सूर्य की परिक्रमा करते हुए बताया जाता है। तो जैसे मरकरी है, इसी प्रकार से मरकरी के बाद में इस प्रकार से अगर आप देखें, वीनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है। अब वैज्ञानिकों के अनुसार वो बेली सेंटर की परिक्रमा कर रहे हैं सभी ग्रह। तो बेली सेंटर बना कैसे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो बना कैसे, उसकी उत्पत्ति कैसे होगी। तो वास्तव में क्या है कि पूरा का पूरा सौर मंडल है जो ऑट क्लाउड तक है, पूरा एक बबल है, पूरा बड़ा विशाल ऑट क्लाउड है। तो ये वास्तव में क्या है, पूरी क्या है, विशाल रूप से ऐसे मंथन करता हुआ एक पिंड है। तो ऐसा बताया जाता है कि हमारा जो सूर्य है वो स्पेस में और ग्रह उसके चारों इस प्रकार से सर्किल होते हुए चल रहे हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि सूर्य को के चारों ओर एक कवच बना हुआ है, जिसको ऑड क्लाउड इस प्रकार से पूरा बबल बना हुआ है, और वो पूरा बबल जो है वो इस प्रकार से कसा हुआ पूरे सोलर सिस्टम को कसे हुए है। और अगर आप देखें दूसरे तारों में भी कुछ इसी प्रकार से। तो हकीकत में सूर्य जो गैलेक्सी का चक्कर जो है हेलिकल मोशन में नहीं कर रहा है, और ग्रह जो है उसके चारों साथ साथ में इस प्रकार से नहीं चल रहे हैं। इसका कारण ये है कि आप इतने एस्ट्रॉइड है उनको कैसे दिखाओगे, और इसी प्रकार से इतने सारे जो कॉमेट्स है उनको इस हेलिकल मॉडल से कैसे समझाओगे। तो सूर्य और तारे भी वास्तव में अंतरिक्ष में हेलिकल मोशन करते हुए नहीं चल रहे। इसके बाद में मैं बताऊं आपको कि हमारे सौर मंडल के दूसरे गैस दानव ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा जो है वो नहीं कर रहे। जितने भी जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून है, इसी प्रकार से साथ में अगर और भी रॉकी ग्रह हैं वो सूर्य की परिक्रमा नहीं कर रहे। हकीकत में बेली सेंटर की परिक्रमा कर, लेकिन बेली सेंटर बना कैसे, ये वास्तव में क्या एक विराट रूप से ट्विस्टिंग और टाइटनिंग का कारण है। और इस प्रकार से अगर आप देखें तो सभी ग्रह जो है रिट्रोग्रेड होते हैं। तो रिट्रोग्रेड मोशन का मतलब है कि ग्रह जो है उनकी स्पीड धीमी, एक दूसरे के सापेक्ष उनकी गति बदलती है। तो इस तरह से इलिप्टिकल मार्ग का कारण क्या है, ग्रहों की इलिप्टिकल मार्ग का कारण केप्लर नियम के अनुसार समझा जाता है। लेकिन वास्तव में क्या है कि एक बहुत बड़ा सूर्य में इस प्रकार से धड़कन होता है, इस प्रकार से दोलन होता है, उसके कारण सूर्य जो है ये इस प्रकार से बिहेव करता है। अब आते हैं हम गैस दानव ग्रहों की बात करते हैं। तो गैस दानव ग्रह जो है तो इस प्रकार से मैंने बताया सूर्य के बारे में, ये चित्र मैंने इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड रिवर्सल जो ट्विस्टिंग टाइटनिंग के कारण होता है। तो आपके सामने जो चित्र बताने का उद्देश्य ये है कि हमारा सूर्य जो है विराट रूप से मंथन कर रहा है। अब ये जुपिटर के चित्र को देखिए, इसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल को देखिए, एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। जुपिटर के एटमोस्फेयर को नोट करें और जोनल रोटेशन को नोट करें, डिफरेंशियल रोटेशन को, तो आपको हैरानी होगी कि हकीकत में जुपिटर, इसी प्रकार से सैटर्न को भी नोट करें, आप सैटर्न को भी नोट करें। ये जो मूवमेंट है सैटर्न के नॉर्थ पोल साउथ पोल है, तो ये डिफरेंशियल रोटेशन कहाँ से आया, कैसे उत्पन्न हुआ।
इसी प्रकार से यूरेनस में देखो तो ये ट्विस्टिंग और टाइटनिंग के कारण है। हकीकत में क्या हो रहा है? हकीकत में ये हो रहा है कि वास्तव में ये घूर्णन जैसा कुछ है ही नहीं है। तो आप अगर नेपच्यून के स्वर्लिंग आप गूगल पे लिखिए स्वर्लिंग नेपच्यून, तो आप नेपच्यून के ओरिजिनल वीडियो को देखेंगे तो इस प्रकार से नेपच्यून में रोटेशन जैसा कुछ है ही नहीं है। और इसी प्रकार से इसके पोल को देखें तो आपको ये सब बताने का उद्देश्य यही है कि वास्तव में ये जो गैर दानव ग्रह है और पूरे तारे हैं, हकीकत में इनमें घूर्णन जैसा कुछ नहीं होता है। और हमारी जो सोच है, हमें एक नए तरीके से सोचना होगा कि वास्तव में क्या होता है कि हमारे जो सोलर सिस्टम के ही नहीं बल्कि हम दूसरे गैलेक्सी के दूसरे तारों को देखें और ब्रह्मांड में अब तक के ग्रहों का जो पता चला उनको देखें, गैर दानव लौकिक ग्रहों को देखें तो पता चलता है कि वास्तव में इन सभी में जो ये हमने जो भ्रम पाल रखा है, हम जो सोचते हैं घूर्णन हो रहा है, परिक्रमण हो रहा है। इसके बाद में मैं अब आपके सामने आता हूँ पृथ्वी के संदर्भ में। तो मैं पहले तो आपको बता दूं कि पृथ्वी की कुछ बातें ऐसी है जो आपको नोट करनी चाहिए। हवाओं का जो पैटर्न है, अब ये हवाओं का पैटर्न है, आपने देखा होगा यूट्यूब चैनल पर अनेक ऐसे वीडियो देखे होंगे जिसमें इस प्रकार से पृथ्वी पर के ग्लोब पर इस प्रकार से हवाएं चलती है। तो नासा के वीडियो है और कई यूरोपियन स्पेस एजेंसी के वीडियो है, कई हमारे भारत के इसरो के भी वीडियो है और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से भी आप देखते हैं। तो ये सब क्या है कि हवाओं का जो ये पैटर्न है इस प्रकार से बताया जाता है। ये पृथ्वी के घूर्णन नहीं करने के कारण, जैसे इक्वेटोरियल स्पोर्ट के बारे में ये बताया जाता है। अब ये नॉर्थर्न और साउथर्न पार्ट में इस प्रकार से जैसे महासागरीय पानी का मूवमेंट है, इस प्रकार से देखते हैं आप, उत्तरी और दक्षिण गोलार्ध में अपोजिट होता है। तो आप इस प्रकार के ये जो जीपीएस के ये जो देख रहे हैं, ये देखिए इस प्रकार से आप और भी देख सकते हैं। तो टेक्टोनिक मूवमेंट होता है उत्तरी और दक्षिण गोलार्ध में जो होता है, अल नीनो का देखते हैं आप। इसी प्रकार से तो ये जो आप इस प्रकार से जो स्फेरॉइडल ऑसिलेशन, टॉरॉइडल ऑसिलेशन, ये जो चित्र देखते हैं आप, अब इसका वीडियो फॉर्म मैंने बनाया है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। अनिल थानवी दी ऑसिलेटिंग यूनिवर्स, अनिल थानवी दी ऑसिलेटिंग यूनिवर्स नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, उस पर आप इसको सर्च कर सकते हैं और इसको देख सकते हैं कि हकीकत में इसका वीडियो फॉर्म क्या होगा। ये स्फेरॉइडल मोड में और टॉरॉइडल मोड में ये जो ऑसिलेशन होता है, तो आप देख रहे हैं इस प्रकार से ऑसिलेशन को हम वीडियो द्वारा कैसे समझाएं। तो आपको मैं ये सब कहने के पीछे ये है कि आप जो ये सोचते हैं कि पृथ्वी रोटेट हो रही है, पृथ्वी घूर्णन कर रही है, हकीकत में पृथ्वी घूर्णन कर ही नहीं रही। और वैज्ञानिकों ने और कई ऐसे खगोल शास्त्रियों ने, इसी प्रकार से कई वीडियोग्राफरों ने टाइम लैप्स द्वारा ये बताया है कि इस तरह से देखिए, उन्होंने क्या है कि सूर्यास्त होते ही क्या है कैमरा लगा दिया और कैमरा धरती पर इस प्रकार से अपने स्थान पर फिट कर दिया और रात भर वो कैमरा चलता रहा और सूर्योदय होने से पहले उन्होंने तारों को, मिल्की वे को, ग्रहों को चलते हुए इस तरह से शूट किया और बताया देखो कि हमने देखा है कि पृथ्वी इस प्रकार से रोटेशन हो रहा है। और कई चैनल, समाचार चैनलों में ये बताया कि देखिए ये पृथ्वी के घूर्णन का ये वीडियो है, ये प्रमाण है। ये सही नहीं है, ये गलत है। ये गलत कैसे है मैं आपको बताऊंगा। अभी पहले हम इस बात को पूरा कर लें कि देखिए ये जो आपके सामने ये देखिए सूर्य और बृहस्पति ग्रह और इस प्रकार से शनि ग्रह और यूरेनस नेपच्यून में इस प्रकार से ये अफ्रीका कैसे बना और साउथ अमेरिका की शेप ऐसी क्यों है। अफ्रीका लगता ऐसे है कि दोनों आपस में एक दूसरे के फिट थे, भूवैज्ञानिकों के अनुसार ये दोनों आपस में फिट थे, लेकिन ये फिट कभी भी नहीं थे। तो वास्तव में क्या कारण है? तो ये डिफरेंशियल रोटेशन के कारण डिफरेंशियल रोटेशन के कारण इनकी आकृति बनी। यानी साउथ अमेरिका और अफ्रीका की जो आकृति का कारण है, ऐसी आकृति का कारण
एक दूसरे में फिट होने का नहीं है। पैंजिया जैसा सुपर कॉन्टिनेंट कभी था ही नहीं। मैं इसको कैसे चैलेंज कर रहा हूँ, कैसे बता रहा हूँ, क्या कारण है इसके पीछे? इसके पीछे कारण ये है कि अब तक अनेक ग्रहों का पता चला है। ये नासा के कैप्लर मिशन से, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से और भी अनेक अभियानों से पता चला है कि अंतरिक्ष में करीब कई वैज्ञानिक कहते हैं कि 6000 ग्रह पता चले, कुछ कहते हैं 3000 ग्रहों का पता चला। वो गैर दानव ग्रह और रॉकी ग्रह, कैप्लर ग्रह, एक्सोप्लैनेट जो मिले हैं, सुपर आर्ट मिले हैं, उनका कंपैरिजन किया जाता है। लेकिन उनका वैज्ञानिक उनका केवल साइज का कंपैरिजन करते हैं, साइज का नहीं, बल्कि हम हर चीज का करें, ग्रेविटेशन, मास, वॉल्यूम, टेम्परेचर, रेडियस, और इसके साथ साथ क्या है कि उसकी ग्रेविटेशन, उसके उसके क्या है केमिकली, उसके फिजिकली, उसके अनेक तरह से उनका कंपैरिजन करें। केवल साइज का कंपैरिजन नहीं करना है। अगर आप रेडियस या डायमीटर या साइज का कंपैरिजन करेंगे तो कोई मायने नहीं रखता, लेकिन हम उनकी सारी बातों को कंपैरिजन करें तो पता चलता है कि पृथ्वी के जन्म का तरीका ही बदल गया। और हमें पता चलता है कि हमारा सोलर सिस्टम है, पहले हमारा सोलर सिस्टम बड़ा था और बड़ा था और बड़ा था और बड़ा था। तो पता चलता है हमारा सूर्य पहले थोड़ा सा बड़ा था और बड़ा था और बड़ा था। दूसरे ग्रह मरकरी, वीनस, ये भी बड़े थे, उनका साइज भी बड़ा था, उनका मास ज्यादा था, उनका टेम्परेचर अलग था। और इसी प्रकार से अर्थ जो है सुपर अर्थ थी और बड़े साइज की थी, गैर दानव ग्रह थी। इसी प्रकार से मार्स की बात करें तो मार्स का पास्ट क्या था, यानी अतीत क्या था। मार्स पहले और बड़ा था और पृथ्वी जैसा था, पृथ्वी से भी बड़ा था। तो हमारा गैर दानव ग्रह जुपिटर, जो कई वैज्ञानिक कहते हैं ये थर्ड स्टार है, तो वो थर्ड स्टार कैसे है? तो पहले एक तारा था। तो हमारा सोलर सिस्टम क्या है कि और उसके ग्रह और बड़े थे। तो पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ, ग्रहों का जन्म कैसे हुआ? कन्वर्जन के द्वारा, ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा, ना कि गैस डस्ट पार्टिकल के इकट्ठा होने से। ऐसे एक्सीलरेशन में क्या पदार्थ टकराने लगा, सूर्य बन गया, और इस प्रकार से 4.6 बिलियन वर्ष पहले हमारे सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन, रिवोल्यूशन शुरू हुआ। और धीरे धीरे हमारा सोलर सिस्टम विकसित हुआ और इसमें ग्रह बनने लगे। और पृथ्वी से थिया नाम का एक ग्रह आकर के टकराया और उससे क्या है कि चंद्रमा बन गया। लेकिन ये तो एकदम गलत है। ये गलत क्यों है? क्योंकि हमारा सोलर सिस्टम जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इन सबके फिर चंद्रमाओं की बात करो आप, वो क्या किसी थियर जैसे ग्रह के आकर टकराने से बने? अब थियर जैसा ग्रह आकर पृथ्वी से टकराया तो पृथ्वी पर उसके रेमिनेंट तो होने चाहिए ना, कुछ अवशेष होने चाहिए, कोई चट्टान, कोई उसके जीवाश्म कुछ होने चाहिए। ऐसा कुछ पृथ्वी पर मिला ही नहीं। और इसी प्रकार से ना चंद्रमा पर मिला। जो चंद्रमा पृथ्वी से बना, उस पर ना तो कोई पानी का भंडार होना चाहिए जैसे पृथ्वी पर हो रहा है, ना उसमें वायुमंडल। ऐसा क्यों हुआ कि ग्रेविटी कम है इसके कारण? तो पहले ग्रेविटी क्या थी उसकी? आज से जब ये बना उस समय ग्रेविटी क्या थी? क्या सोलर सिस्टम के दूसरे चंद्रमाओं को देखते हैं? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप एक सिस्टमेटिक ढंग से चैन में देखिए। अगर आप ये सोचेंगे कि क्या बृहस्पति ग्रह अनंत काल तक बृहस्पति ग्रह रहेगा, शनि ग्रह अनंत काल तक क्या शनि ग्रह रहेगा, क्या इसका कोई फ्यूचर और पास्ट नहीं है, क्या भविष्य में ये कैसा हो जाएगा, क्या ये रॉकी ग्रह नहीं बनेगा? तो आप सोचिए कि धीरे धीरे जुपिटर में परिवर्तन, रासायनिक भौतिक परिवर्तन हो रहे हैं, और धीरे धीरे वो रासायनिक भौतिक परिवर्तन होंगे तो धीरे धीरे उसमें क्या है कि वो गैर दानव ग्रह से धीरे धीरे सॉलिडिफिकेशन होगा। उस पर सरल से जटिल अणु बनेंगे, यौगिक बनेंगे, और धीरे धीरे इसी प्रकार से वो सैटर्न में कन्वर्ट होगा, सैटर्न से फिर वो यूरेनस में कन्वर्ट, यूरेनस से नेपच्यून में, नेपच्यून से सुपर आर्ट में, सुपर आर्ट से पृथ्वी में। तो सॉलिडिफिकेशन कैसे होगा? क्योंकि बृहस्पति और शनि के बीच में अनेक ग्रह मिले हैं, शनि और यूरेनस के बीच के अनेक ग्रह मिले, यूरेनस नेपच्यून के बीच के अनेक ग्रह मिले, नेपच्यून सुपर आर्ट और अर्थ के बीच में। इस प्रकार की एक लंबी चैन बन जाती है। अगर आप ब्रह्मांड में जितने भी आज तक ग्रह मिले हैं उनको एक सिस्टमेटिक कंपेरिजन करें तो आपको पता चलेगा कि कॉलिजन थ्योरी इज रॉन्ग। टक्कर से कोई ग्रह नहीं बनता, ना ही कोई ग्रह नष्ट होता है। वास्तव में
क्या है कि सिस्टमेटिक परिवर्तन होता है, एक ग्रह दूसरे में, दूसरा तीसरे में, इस प्रकार से धीमी गति से एक परिवर्तन होता है। तो ये मैंने बताया कि हकीकत में ग्रहों का जन्म कैसे होता है। तो जिस समय हमारा सौर मंडल अगर 4.6 बिलियन वर्ष पहले ऐसे गैस डेथ पार्टिकल के करंट होने से बना, तो मेरा मेरा उनसे प्रश्न है कि नेबुलर हाइपोथेसिस के अनुसार जब 4.6 बिलियन वर्ष पहले ये बना, तो उस समय पृथ्वी का जन्म तो बता रहे हैं, लेकिन दूसरे ग्रह कैसे जन्म ले रहे थे, और इसी प्रकार से दूसरे ग्रहों के जन्म कैसे, दूसरे ग्रह विकसित हो रहे थे, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून उस समय कैसे विकसित हो रहे थे, उनके चंद्रमा कैसे बन रहे थे, पूरी प्रक्रिया अस्पष्ट है। यानी कि नेबुलर हाइपोथेसिस इज ए रॉन्ग थिंकिंग। कांट और लाप्लास की जो नेबुलर हाइपोथेसिस एकदम गलत अवधारणा। इसके बाद में अगर आपको बताऊं कि अगर आप पृथ्वी पर इस प्रकार से जो जियोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ, पृथ्वी का जो भौगोलिक विकास हुआ, तो टेक्टोनिक इवोल्यूशन हुआ, तो पृथ्वी पर सॉलिडिफिकेशन कैसे हुआ। आप नोट कीजिए कि जो जुपिटर में डिफरेंशियल रोटेशन हो रहा है, सैटर्न में डिफरेंशियल रोटेशन हो रहा है, यूरेनस नेपच्यून में हो रहा है, और धीरे धीरे इस प्रकार से सॉलिडिफिकेशन होता गया, और इस तरह से पृथ्वी पर जो ये महाद्वीप बने हैं, ऐसे नहीं बने थे। इस तरह से पैंजिया के खंडित होने से नहीं बने थे। तो पैंजिया थ्योरी एकदम गलत अवधारणा है। जो क्या है कि अल्फ्रेड वेगनर ने ये थ्योरी दी कि पैंजिया जैसा सुपर कॉन्टिनेंट था, तो पैंजिया जैसा सुपर कॉन्टिनेंट एक ही क्यों हुआ, अनेक पैंजिया क्यों नहीं हुए, एक ही पैंजिया हुआ। पृथ्वी पर एक ही पैंजिया बना, और उस पैंजिया के खंडित होने से एक पूर्व में चला गया, एक पश्चिम में चला गया, एक उत्तर में चला गया, एक दक्षिण में चला गया। कैसे ये क्या है कि मूवमेंट हुआ। तो कन्वेक्शन ने ऐसा किया, कन्वेक्टिव फोर्स ने ऐसा किया। तो कन्वेक्टिव फोर्स को हैंडल करने वाला कौन है, ग्रेविटी। अब ग्रेविटी ऐसे काम करती है, ये क्वेश्चन है। तो ये पृथ्वी का डायनेमिकल नेचर इससे अस्पष्ट और उलझ जाता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हकीकत में क्या है, पृथ्वी का नॉर्थर्न और साउथर्न हेमिस्फीयर जो है एक दूसरे के विपरीत होता है। तो क्या है कि ये इस प्रकार से देखिए, जैसे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून में जैसे अलग अलग अक्षांश पर अलग अलग डिफरेंशियल रोटेशन होता है, अलग अलग लेटीट्यूड पर। तो ये कैसे होता है, ये इसी से ग्रहों की सॉरी तो महाद्वीपों की ऐसी आकृति हुई। और महाद्वीप और महासागर कैसे बने, पानी कहाँ से आया, ओजोन लेयर कैसे बनी, जीवन कैसे अस्तित्व में आया, कैसे ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो मैं बताता हूँ कि जुपिटर और सैटर्न से यूरेनस, यूरेनस से नेपच्यून, नेपच्यून से सुपर से अर्थ, इस प्रकार से धीमी गति से गैस दानव ग्रह, रॉकी ग्रह में धीमी गति से सॉलिडिफिकेशन होता गया, और जैसे महाद्वीप और महासागर बनते गए। और इस तरह से लगातार क्या है कि ट्विस्टिंग और टाइटनिंग के कारण और डिफरेंशियल रोटेशन के कारण, अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण महाद्वीपों का एक विशेष पैटर्न बना, एक विशेष स्ट्रक्चर बना। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप देखिए कि दूसरे गैस दानव ग्रहों को देखिए, दूसरे रॉकी ग्रहों को देखिए, आइस जेट ग्रह को देखिए, आपको पता चलेगा कि पैंजिया थ्योरी गलत साबित हो रही है। और क्योंकि उन्होंने केवल क्या है कि पृथ्वी पर आंकड़े लेकर के ही सोचा, ये उन्होंने नहीं सोचा कि लार्ज यूनिवर्सल स्केल पर, बड़े पैमाने पर जब ये कन्वर्जन हो रहा था, इस तरह से एक ग्रह दूसरे ग्रह में बदल रहा था, एक गैस दानव ग्रह दूसरे गैस दानव ग्रह में चेंज हो रहा था, ट्रांसफॉर्म हो रहा था, इस प्रकार से कन्वर्ट हो रहा था। तो कन्वर्ट हो रहा था, तो उसमें जो डिफरेंशियल रोटेशन है उसी ने आगे सॉलिडिफिकेशन होते होते इस प्रकार से ज्वालामुखी फटते गए, इस प्रकार से अंदर से लावा निकलता गया, और इस तरह से क्या है कि पृथ्वी पर महाद्वीप और महाद्वीपों की सॉलिड क्रिस्ट का फॉर्मेशन, लिथोस्फीयर का फॉर्मेशन हुआ, और इस तरह से टेक्टोनिक एक्टिविटी शुरू हुई। इसी तरह से इस धीमी प्रक्रिया से लाइफ का ओरिजिन हुआ, और इस प्रकार से धीमी गति से मनुष्य, दूसरे प्राणी, पेड़ पौधे सभी का अस्तित्व आया। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि वास्तव में पृथ्वी पर पानी जो है वो अंतरिक्ष से नहीं आया, किसी एस्ट्रॉइड से नहीं आया। आप सोचिए कि यूरेनस नेपच्यून है,
उनमें पानी क्या किसी एस्ट्रॉइड से आया है या दूसरे आकाशीय पिंड है? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि वास्तव में पानी कैसे आता है? पानी जो इस प्रकार से गैर दानव ग्रह धीमी गति से जो सॉलिडिफिकेशन होता है उसमें रासायनिक परिवर्तन होते हैं, इस प्रकार धीमी गति से पानी का अस्तित्व आता है, वायुमंडल बनता है, इस प्रकार से ओजोन लेयर बनती है और जीवन का अस्तित्व आता है। इस तरह से धीमी गति से क्या ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अल्फ्रेड वेगनर की थ्योरी तो गलत है, क्योंकि अल्फ्रेड वेगनर ने जो बातें कही है अब उनके उनके क्या है कि जो जो उनके प्रमाण है, जो उनके वो कहते हैं कि फॉसिल्स के प्रमाण है, एक कॉन्टिनेंट और दूसरे कॉन्टिनेंट पर एक जैसे फॉसिल्स, एक जैसे मिनरल्स, एक जैसे रॉक्स, सिमिलर कोस्ट लाइन। तो ये तो हम अपनी थ्योरी से भी समझा सकते हैं। तो इस तरह से हम कहना ये चाहते हैं कि वास्तव में क्या है कि पृथ्वी पर पृथ्वी पर किस तरह से जीवन अस्तित्व आया, कैसे क्या है कि ये भौगोलिक विकास हुआ, कैसे टेक्टोनिक मूवमेंट हलचल होने लगी, किस प्रकार से पृथ्वी का टेक्टोनिक इवोल्यूशन हुआ, ये एक धीमी प्रकार की कन्वर्जन की प्रक्रिया, ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया है, जिसके कारण धीमी गति से हमारे इस ग्रह का भौगोलिक विकास हुआ। और इस तरह से हम सभी बातें समझा सकते हैं कि evidence of theory of conversion, हमारे सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का भौगोलिक विकास किस प्रकार से ये दो भिन्न महाद्वीपों पर एक जैसे जीव जंतु पेड़ पौधे कैसे पहुंच गए। तो मैं ये कहना चाहूंगा पृथ्वी का भौगोलिक विकास एक बहुत लंबी और सुव्यवस्थित प्रक्रिया, कैसे पृथ्वी पर महाद्वीप और महासागर आए, अस्तित्व में आए, कैसे पृथ्वी का सॉलिड जो जमीन है, जो सॉलिड लिटरेचर टेस्ट है, वो कैसे बनी, ओशनिक टेस्ट कैसे बनी, कैसे धीमी गति से। तो ये एक गैर दानव ग्रह धीमी गति से दूसरे गैर दानव ग्रह में इस प्रकार से सिकुड़ते और पृथ्वी का भविष्य क्या है, कोई अज्ञात नेबुरो नाम का ग्रह आकर के टकराएगा और इस प्रकार से पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। पृथ्वी धीरे धीरे वीनस जैसी, फिर मार्स जैसी, फिर क्या है कि प्लूटो जैसी, इस प्रकार से मरकरी जैसी और धीमी गति से चंद्रमाओं में, गैनीमेड्स में, दूसरे चंद्रमाओं में, इस प्रकार से पृथ्वी कॉमेट में, इस प्रकार से बदलते बदलते धीमी गति से पृथ्वी जो है वो क्या है कि एस्ट्रॉइड में, इस प्रकार से मेट्रोइड्स में ब्रेक होकर के ब्रह्मांड में विलीन हो जाएगी। ऐसे एकदम अचानक या कोई चमत्कार नहीं होगा या किसी प्रकार से अद्भुत नहीं होगा, बड़ी धीमी और सुव्यवस्थित प्रक्रिया से पृथ्वी का अस्तित्व आता है और पृथ्वी का अंत होता है। तो हम अभी तो ये बात कह रहे हैं, इसके बाद हम ये कहना चाहेंगे कि पृथ्वी पर जो हम जुरासिक और क्रिटेशियस के बाद में जो पृथ्वी पर महाद्वीपों का पैटर्न बताया जाता है, जैसा कि भूवैज्ञानिक बताते हैं कि इक्वेटर से ऊपर और इक्वेटर से नीचे जो महाद्वीप है एक दूसरे से अपोजिट बैंड हुए हुए हैं, यानी कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की आकृति को देखें, बीच में मैक्सिको को देखें, ऐसा लगता है कि बैंड हुए हुए। और इस प्रकार से मिड अटलांटिक रीज, इसी प्रकार से आप अगर यूरोपियन कंट्रीज को, वेस्टर्न यूरोप को देखें और अफ्रीका को देखें, इस प्रकार से एस प्रकार की शेप प्रकार से लहराती हुई, इस प्रकार से एस प्रकार की, अंग्रेजी का अक्षर एस होता है, एस फॉर शिप। तो इसके बाद में अगर इंडिया को देखें, इंडिया भी बैंड हुआ है। ऊपर जो एशिया के ऊपर छोटे छोटे द्वीप है, नोविया जेमेलिया, या हिंद महासागर में समुद्र की कष्ट में जो स्ट्रक्चर है, ऐसा बताया जाता है कुमारी कंडम नाम का द्वीप था जो हिंद महासागर में जलमग्न हो गया। ऐसे हिम युग के बाद में ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघलने लगे और पृथ्वी पर जल स्तर बढ़ते गया और जैसे कई द्वीप और महाद्वीप जो है वो जलमग्न हो गए। अगर आप फिलीपींस, कंबोडिया और को देखें, इस प्रकार से बैंड हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी हिस्सा से बैंड हुआ है। इसी प्रकार से हवाई द्वीप जो बैंड हुआ है इस तरह से, और न्यूजीलैंड है वो अपोजिट बैंड हुआ है। अगर पृथ्वी के नॉर्थन और साउथर्न पार्ट में महाद्वीप और द्वीपों को देखें और साउथर्न पार्ट में दोनों में देखें तो अपोजिट बैंडिंग है, एक दूसरे के विपरीत जुड़े हुए। तो ऐसा दुनिया में ऐसी चर्चा है, कई वैज्ञानिक ऐसे सोचते हैं
कि ये ट्विस्टिंग नेचर क्यों है पृथ्वी में। तो मैं तो कहता हूँ पृथ्वी घूर्णन ही नहीं करती, पृथ्वी घूर्णन नहीं करती। एक तो हमने ये सॉलिड का कारण बताया, पृथ्वी की इनर कोर की हलचल को देखिए, अपोजिट चलती है, ये सिस्मिक डेटा बताते हैं, ऑसिलेट कर रही है इनर कोर। और आउटर मेंटल कोर है, उसमें भी कन्वेक्शन जो है, धारा है वो इस प्रकार से ट्विस्टिंग होते हुए सर्पिल आवर्त है। इसी प्रकार से वायुमंडल है, पृथ्वी का वायुमंडल जितना भी है वो क्या है, नॉर्थ और साउथर्न पार्ट में एक डायरेक्शन में नहीं है। पृथ्वी के महासागरों का पानी उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण गोलार्ध का अपोजिट चलता है। पृथ्वी पर बादल है। तो पृथ्वी का एक जो एक वीडियो बनाया गया जिसको जिसको अर्थ ए लिविंग क्रिएचर, यानी कि पृथ्वी का ये एक जीवित प्राणी है। तो ऐसा क्या है कि नासा के वैज्ञानिकों ने बनाया और उन्होंने ये बताया कि इस प्रकार से पृथ्वी क्या है। तो उस वीडियो को देखने पर पता चलता है पृथ्वी तो में जो बादलों का मूवमेंट है, बादल ऐसे चल रहे तो हवाएं भी इसी तरह से चल रही है और महासागरों का पानी भी विपरीत दिशा में चल रहा है। और कोरियोलिस इफेक्ट के कारण उत्तरी और दक्षिण गोलार्ध में जो चक्रवात प्रति चक्रवात आते हैं, तो वो कोरियोलिस फोर्स बहुत जमीन पर भी प्रभाव डालना चाहिए ना। तो इसी प्रकार से इनर कोर आउटर कोर सभी प्रकार के लिविंग्स है, चाहे आसमान में उड़ने वाले हो, चाहे महासागरों में तैरने वाले हो, पानी में तैरने वाले हो या जमीन पर चलने वाले हो, तो वो घूर्णन के डायरेक्शन में चलते ही नहीं है। और आप हैरान हो जाएंगे कि अगर पूरे अर्थ सिस्टम को देखें, चंद्रमा को भी आप इसमें शामिल कीजिए, तो चंद्रमा तो मेरी सेंटर की परिक्रमा कर रहा है, पृथ्वी की नहीं कर रहा है। मेरी सेंटर यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, लेकिन वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का ओरिजिन कैसे हो, बना कैसे। तो अगर आप इस पूरे बात को देखेंगे, और एक बात और बताऊं कि ज्वार भाटे के समय पृथ्वी में पानी का जो उठान आता है, वास्तव में क्या है, ये विराट मंथन। हमने एक छोटे से स्थान पर बैठ करके आसमान का एक छोटा सा वीडियो बना करके और ये कह दिया कि देखिए ये प्रमाण है कि पृथ्वी जो है क्या है कि ये देखिए ये घूर्णन कर रही है, मिल्की वे चल रही है, सूर्य तारे चल रहे हैं, प्लेनेट चल रहे हैं और कॉन्स्टेलेशन और सबको चलते हुए दिखाते हैं पूर्व से पश्चिम। तो ये घूर्णन के प्रमाण है। मैं कहता हूँ आप छोटा सा एक वीडियो बनाया, आप लंबे समय में पूरा वीडियो कवर कीजिए और पूरी आर्थ को कवर कीजिए, पूरे अर्थ सिस्टम को कवर कीजिए, क्योंकि आपने पृथ्वी पर 12,742 किलोमीटर डायमीटर की पृथ्वी, उसमें एक छोटे से स्थान पर बैठ करके आपने आसमान के एक छोटे से हिस्से को देख करके कह दिया कि पृथ्वी तो घूर्णन कर रही, क्योंकि दिन रात हो रहे हैं। अब दिन रात हो रहे हैं, आपको समझना चाहिए कि हमारे सोलर सिस्टम में तो एक सूर्य है और ग्रह है। आपको बताऊं कि अगर ब्रह्मांड में देखें तो ऐसे आपको बाइनरी स्टार सिस्टम मिलेंगे, बाइनरी स्टार सिस्टम मिलेंगे जहां पे 2 या 3 सूर्य है। ऐसे कई सोलर सिस्टम है जहां पे 3 सूर्य, 4 सूर्य है। अब उनमें भी लौकिक ग्रह भी परिक्रमा कर रहे हैं और गैर दानव ग्रह भी परिक्रमा कर रहे हैं और तारे भी परिक्रमा कर रहे हैं। तो वहां पर एक तारे की लाइट इधर से आ रही है, दूसरे तारे की लाइट इधर से आ रही है, तीसरे तारे की लाइट इधर से आ रही है। तो वहां दिन रात का क्या मतलब हुआ? दिन रात तो केवल प्रकाश और छाया का खेल है। तो आप सोचिए कि हकीकत में क्या है कि पृथ्वी पर जो दिन रात है वो प्रकाश छाया मात्र है। जो सूर्य का प्रकाश गिर रहा है, आप कहेंगे इस तरह का हिस्सा दिन है और इस तरह का हिस्सा क्या है कि रात है। अब आप जब लार्ज यूनिवर्सल स्केल की बात करेंगे और ट्विस्टिंग टाइटनिंग की बात करेंगे कि पृथ्वी वास्तव में घूर्णन कर ही नहीं है, कि पृथ्वी के मैंने आपके सामने इतने पॉइंट रखे, उन पॉइंट के अनुसार तो पृथ्वी में घूर्णन कहाँ हो रहा है। पृथ्वी ऐसा भी बताया जाता है कि पृथ्वी 6 वर्ष में दोलन कर रही है, ऐसा शोध पत्र निकला है। गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं 6 ईयर ऑसिलेशन ऑफ होल अर्थ सिस्टम। इसके अलावा आपको बताऊं कि वैज्ञानिक ये कहते हैं कि पृथ्वी 26 सेकंड में धड़क रही है, पल्सेट कर रही है, बार बार धड़क रही है। तो आप सोचिए कि इन सब बातों को अगर आप यूनिफिकेशन करके और पूरे अर्थ सिस्टम की बात करें तो ये घूर्णन कहाँ हुआ? आप छोटे से स्थान पर बैठे हैं और आसमान के एक थोड़े से हिस्से को देख करके कहते हैं ये दिन रात हो रहे हैं, रात हो रही है, दिन हो रहा है। तो ये अगर पूरे बाहर निकल के और अंतरिक्ष में अगर सैटेलाइट या कोई साधन से अगर आप पूरी अर्थ को कवर करें तो बादल, हवाएं, महासागरों का पानी, पूरा अर्थ सिस्टम घूर्णन कर ही नहीं रहा। लोगों ने कहा कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से पृथ्वी घूर्णन करती हुई साफ देखी जा सकती है,
मैंने कहा कि आप गलत सोच रहे हैं, आप उस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पृथ्वी के बहुत करीब है। अगर पूरी पृथ्वी को वो कवर करेगा, पूरे अर्थ सिस्टम को कवर करेगा, और उसमें भी मैं बता दूं, बादल एक डायरेक्शन में नहीं चल रहे हैं, हवा एक डायरेक्शन में नहीं चल रही है, पानी एक डायरेक्शन में नहीं चल रहा है, सॉलिड लिथोस्फीयर क्रस्ट है, उसमें टेक्टोनिक एक्टिविटी एक डायरेक्शन में नहीं है, जीव जंतु प्राणी जो है पृथ्वी के घूर्णन के साथ साथ नहीं चल रहे हैं। इसी प्रकार से इनर कोर आउटर कोर है, वो भी पृथ्वी के घूर्णन के डायरेक्शन में नहीं चल रही। इस तरह से पूरा अर्थ सिस्टम ट्विस्ट और टाइट हो रहा है। तो ये तो बात हुई आपके सामने पल्सेटिंग अर्थ या ऑसिलेटिंग अर्थ या साइक्लिक नेचर ऑफ अर्थ। अब मैं अगली बात पर आता हूं कि पेंजिया जैसा कुछ भी नहीं था, और जो मैंने अभी पहले बताया, और सुपर कॉन्टिनेंट की अवधारणा एक बहुत बहुत ही एक बहुत बड़ा इल्यूजन है। पृथ्वी पर सारे महाद्वीप आपस में जुड़े हुए कभी भी नहीं थे, कोई भी कॉन्टिनेंट दूसरे कॉन्टिनेंट के साथ में आपस में जुड़ा हुआ नहीं था। तो भूवैज्ञानिकों को कहना है कि इसके एविडेंसेज है हमारे पास में कि वो जुड़े हुए थे। तो पृथ्वी में कन्वेक्टिव फोर्स कैसे काम कर रहे हैं, ग्रेविटी कैसे कंट्रोल कर रही है, इन सब का जवाब भूविज्ञान देने में असमर्थ है। और पृथ्वी के जन्म की बात जो पहले चैप्टर में बताया जाता है भूविज्ञान में, तो वही गलत है। आज वर्तमान में जो अपडेट आ रहे हैं कि पृथ्वी जैसे बड़े ग्रह मिले हैं और बड़े मिले हैं, गैस दानव मिले हैं, पूरी पूरी चैन को देखें, पूरे कन्वर्ज पूरे एक गैस दानव ग्रह कैसे एक रॉकी ग्रह में बदल सकता है, इस प्रक्रिया को आप बड़े अच्छी तरह से समझ सकते हैं जब उनका कंपेरिजन किया जाता है, उनके मास का, उनके वॉल्यूम का, उनके टेम्परेचर का, उनके साइज का, उनकी रेडियस का, उनके डायमीटर का, उनके ग्रेविटी का, उनके मैग्नेटिक नेचर का, उनके केमिकल और फिजिकल नेचर का, उनके भौगोलिक नेचर, सबको अगर आप लार्ज स्केल पर कंपेरिजन करेंगे आप हैरान हो जाएंगे कि हमारा सोलर सिस्टम पहले बड़ा था और बड़ा था, पृथ्वी बड़ी थी, ग्रह बड़े थे और गैस दानव ग्रह भी बड़े थे, तारे थे। तो आप हैरान हो जाएंगे कि भूगोल में, जियो साइंस में पहला चैप्टर ही गलत साबित हो रहा है। तो इस तरह से मैं ऑसिलेटिंग यूनिवर्स की जो अवधारणा है, इस पे मैंने जो आपके सामने ये बातें रख रहा हूं। अब ब्रह्मांड में सृजन और विनाश कैसे होता है, ब्रह्मांड कैसे काम करता है, हाउ द यूनिवर्स वर्क। तो यूनिवर्स जब इस प्रकार से कसता है, ट्विस्ट टाइट होता है, उसका नॉर्थन और साउथर्न हेमिस्फीयर इस प्रकार से कसता है, तो ब्रह्मांड में द्रव्य ऊर्जा अस्त व्यस्त होकर पड़ी नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड में द्रव्य ऊर्जा का जो पैटर्न है, जैसे हमारी पृथ्वी है उसमें अलग अलग रेट फॉर्म है, जो मैटर का डिवीजन है। तो इनर कोर है, आउटर कोर है, मेंटल है, आउटर मेंटल, इस प्रकार से लिथोस्फीयर, फिर एटमॉस्फेरिक लेयर है। सूर्य में भी इस प्रकार से, दूसरे गैस दानों और रॉकी ग्रहों में भी इसी प्रकार से लेट फॉर्म में मैटर है। इसी प्रकार से ब्रह्मांड में जो ऊर्जा और द्रव्य है वो ऐसे ही पड़ा नहीं है, बल्कि एक सिस्टमेटिक पैटर्न है। और आप देखेंगे कि वो सिस्टमेटिक पैटर्न कैसा है कि इस प्रकार कंसेंट्रिक लेयर्स नहीं है, जैसे सूर्य में फोटोस्फीयर है और क्रोमोस्फीयर है, कोरोना है, इस प्रकार से अलग अलग लेयर्स है। दूसरे तारों में भी है, ग्रहों में भी है। इस तरह से अगर आप देखें तो वास्तव में ये जो लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर है, डिवीजन ऑफ मैटर है, वो ब्रह्मांड में भी इसी प्रकार से पैटर्न होना चाहिए। तो ब्रह्मांड में ऐसा पैटर्न है, तो आप सोचिए कि ब्रह्मांड में डार्क मैटर और डार्क एनर्जी इस प्रकार से बिखरी हुई पड़ी नहीं है, अस्त व्यस्त होकर के अनसिस्टमेटिकली बिखरी हुई नहीं है, बल्कि उसका एक सिस्टमेटिक पैटर्न है। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी अगर ब्रह्मांड में है तो वो कैसे है, उसकी जमावट कैसी है। तो जैसे हमारे पृथ्वी में लेट फॉर्म ऑफ डिवीजन ऑफ मैटर इन लेट फॉर्म, इसी प्रकार से ब्रह्मांड में भी सूर्य तारों के जैसे और ग्रहों की तरह, तो वहां पे डार्क मैटर और डार्क एनर्जी एक लेट फॉर्म में, एक अलग अलग परतें बनी हुई। जैसे हमारे ऋषि मुनि लोग कहते थे कि इस प्रकार से अलग अलग लोक बने हुए हैं, वो लोक बने हुए हैं, जैसे पृथ्वी लोक, सूर्य लोक, अलग प्रकार से भूलोक। तो इस प्रकार से ब्रह्मांड में अलग अलग प्रकार के लेट में डार्क मैटर और डार्क एनर्जी जमावट है। अब एक बात तो ये होगी लेट बात, कंसेंट्रिक लेयर यानी स्फेरिकल लेयर, लेकिन तारों की आकृति ऑब्लेट है, सूर्य की आकृति ऑब्लेट है, ग्रहों की आकृति भी ऑब्लेट है, पृथ्वी की आकृति भी ऑब्लेट है, सैटर्न की, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो सभी की आकृति ऑब्लेट है, जुपिटर की भी ऑब्लेट है। इसी प्रकार से कई तारे हैं, एंटेर है,
और कई तारे हैं, उनकी आकृति भी ऑबलेट है, यानी पोल पर दबे हुए और इक्वेटर पर खुले हुए। तो ब्रह्मांड भी ऑबलेट शेप का होना चाहिए। अब आकृति ऑबलेट है और साथ में क्या है कि लेड फॉर्म है, तो कंसेंट्रिक लेड नहीं हो सकता, फिर कन्फोकल ऑबलेट होने चाहिए। ये मैथमेटिक्स के अनुसार बता। अब मैं यहाँ पर मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ, तो कन्फोकल लेड फॉर्म में होने से हम ये कहते हैं कि ब्रह्मांड का एक्चुअल जो डिजाइन है, एक्चुअल जो स्ट्रक्चर है, वो कन्फोकल ऑबलेट स्फीरॉइड है। सूर्य और तारों का और पृथ्वी और ग्रहों का सभी का कन्फोकल ऑबलेट स्फीरॉइड स्ट्रक्चर, क्योंकि नेबुला गैलेक्सियां, सूर्य तारे घूर्णन नहीं करते, पृथ्वी घूर्णन नहीं करती, सब ट्विस्ट हो रहे हैं, टाइट हो रहे हैं। तो ये कन्फोकल ऑबलेट है ना, तो भिन्न कन्फोकल ऑबलेट स्फीरॉइड के बीच में चेंज होता है, एक ऑबलेट दूसरे ऑबलेट में चेंज होता है और इस प्रकार से ऑसिलेशन होता रहता है। तो इस प्रकार से मैं मैथमेटिकल रूप से ये समझाता हूँ। तो पृथ्वी पर हम जो ये सब देख रहे हैं, दिन रात ऋतुओं को देख रहे हैं, मौसम को देख रहे हैं, ये सब एक बहुत बड़े दोलन की बात है, बहुत बड़े विराट दोलन की बात। छोटे पैमाने पर, क्योंकि आप 24 घंटे, 1 महीना, 1 सप्ताह, 1 महीना, 365 दिन, ये आपने पैमाना बना दिया। अब आप इस पैमाने को फिक्स ना समझें कि हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए ये फिक्स हो गया, ऐसा नहीं है। इसमें परिवर्तन होता रहता है। कभी पृथ्वी तेज घूम रही थी, 21 घंटे, 20 घंटे का दिन था, दिन रात था, और भविष्य में पृथ्वी धीमी पड़ती जाएगी, 24 घंटे की जगह 27 घंटे या 30 घंटे हो जाएगा। तो ये चेंजेस कैसे हो रहा है? ऑसिलेशन के द्वारा, धड़कन के द्वारा। तो पृथ्वी में परिवर्तन हो रहा है। हमें इस ऑसिलेशन को समझना चाहिए कि पृथ्वी लार्ज स्केल पर, अब गैलीलियो कोपरनिकस की बातें बहुत पीछे चल गई। हम वर्तमान में प्रिसेशन, बॉबलिंग और परटर्बेशन के ये जो आंकड़े देख रहे हैं, आप हैरान हो जाएंगे। क्या आपने ये सुना है कि एक होता है मिलानकोविच साइकिल, जिससे पता चलता है कितने हजार वर्षों में पृथ्वी में मौसम तंत्र पूरी तरह से बदल जाता है। तो आप सोचिए ये सब क्यों हो रहा है? 41,000 सालों बाद में ये हो जाएगा। और वॉबलिंग ऐसा होता है, इसेंट्रिसिटी ऐसे बदलती है। तो आप सोचिए कि ये सब क्या है? ये विराट मंथन है, द्रव्य ऊर्जा का विराट मंथन है, एक विराट दोलन है, एक विराट कंपन है, एक वाइब्रेशन है। तो मित्रों सोचिए कि आज तक जितने वैज्ञानिक, आप अपने आसपास की चीजों को भी नोट कीजिए, फूलों को नोट कीजिए, पत्तों को नोट कीजिए, उत्तरी गोलार्ध में जो प्लांट्स है, दक्षिण गोलार्ध में जो प्लांट्स है, आपके आसपास, घर के आसपास जो पेड़ पौधे, जीव जंतु है, उनके हैबिट को देखिए, नेचर को देखिए, उनके बॉडी स्ट्रक्चर को नोट कीजिए। हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है, ये एक प्रकार से हमारा गला है, हमारे कान है, इसमें ट्विस्टिंग हो रहा है, हमारे न्यूरॉन्स है माइंड के, हमारे हार्ट है, ये सब वाइब्रेट क्यों हो रहा है? आप इसका कारण टॉरस नहीं है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं टॉरस के कारण, लेकिन ये टॉरस के कारण नहीं है। हकीकत में ये कन्फोकल ऑबलेट स्फीरॉइड ऑसिलेशन के कारण, क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांड जो है वो भिन्न कन्फोकल ऑबलेट स्फीरॉइड के बीच दोलन करता है। इससे ब्लैक होल बनते हैं। ब्लैक होल वो तारों में कन्वर्ट होते हैं, तारे जो है ग्रहों में बदलते हैं, ग्रह चंद्रमा में बदलते हैं, चंद्रमा जो है कॉमेट में, कॉमेट है वो एस्ट्रॉइड में, एस्ट्रॉइड ब्लैक होकर मेटेरियल्स में, फिर इस प्रकार से धीमे धीमे ब्रह्मांड में घुल जाते हैं। तो ये मैंने ऑसिलेटिंग यूनिवर्स की बात कही। इसमें मैंने बताया आपके सामने कई बातें कि महाद्वीप, महासागर कैसे बने, दिन रात का कारण क्या है, और वास्तव में पृथ्वी कैसे धड़क रही है, घूर्णन नहीं कर रही है, और हमारा सोलर सिस्टम भी क्या है कि ऑसिलेट कर रहा है। इसी प्रकार से नेबुला, गैलेक्सियां, इनका स्ट्रक्चर क्या है। तो इन सबको आपके सामने मैंने इस पूरे 1 घंटे में जो बातें कही है, इससे ऑसिलेटिंग यूनिवर्स की जो अवधारणा आपके सामने आती है, ये रोजर पेनरोज की पुस्तक आप जरूर पढ़िएगा। नेट पर ऐसे अनेक लिटरेचर है, विकिपीडिया और भी दूसरे कई वेबसाइट है जो ऑसिलेटिंग यूनिवर्स की बात करते हैं। इस प्रकार से ये जो आपको पुस्तक बताई है, नायर ट्यूरॉक और स्टैन हार्ट की, ऐसी पुस्तकें पढ़ के देखिए, आपको पता चलेगा बिग बैंग और बिग क्रंच दोनों की बात होनी चाहिए। तो बिग बैंग ये इस प्रकार से आपको, जैसे वॉल्यूम 1 और ये वॉल्यूम 2 की बातें, ये जो साइक्लिक यूनिवर्स के थ्योरी जो हमारे हिंदू माइथोलॉजी में थी, इस प्रकार से है, अभी भी है, इस प्रकार से वाइब्रेटिंग यूनिवर्स। तो मैं कहना ये चाहूंगा आपको कि आप बिग बैंग की बात, बिग बैंग ब्रह्मांड पॉइंट मास से शुरू नहीं हुआ।
और इनफाइनाइट तक जाकर के फैलेगा नहीं। तो जब अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी में जब पैरामीटर को चेक किया गया तो आप देखिए कि उसमें जो जो दूसरे वैज्ञानिकों ने जब उन पैरामीटर को किया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, तो विस्तार होगा तो कहां तक होगा? कुछ गैलेक्सियां दूर हट रही है, अभी पता चला कुछ गैलेक्सियां पास में भी आ रही है। एंड्रोमेडा और मिल्की वे को निकट आते हुए बताया जा रहा है, और भी गैलेक्सियां जो निकट आ रही। तो गैलेक्सियां निकट क्यों आ रही है? अगर ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है तो गैलेक्सियां निकट क्यों आ रही है? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है, तो एक्सपेंशन हो रहा है तो कॉन्ट्रेक्शन भी होना चाहिए। ब्रह्मांड ऐसे, इसके लिए रिचर्ड टॉलमान ने कहा, उसके बाद में और भी वैज्ञानिक कहते रहे। आज दुनिया में ऑसिलेटिंग यूनिवर्स की चर्चा हो रही है। तो आपको इस तरह से मैंने बताया कि ब्रह्मांड में बिग बैंग और बिग क्रंच कैसे हो रहा है। मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर देखिएगा, अनिल थानवी दी ऑसिलेटिंग यूनिवर्स। तो उसमें मैंने एनिमेशन के द्वारा ये समझाया है कि ब्रह्मांड में बिग बैंग कैसे होता है, बिग क्रंच कैसे होता है, इससे ब्रह्मांड कैसे सर्जन करता है, कैसे विनाश करता है, हाउ द यूनिवर्स वर्क। तो इस तरह से मैं ऑसिलेटिंग यूनिवर्स की जो ये बातें बताई है, आप इस पर विचार कीजिएगा। आपके जो मैसेज आ रहे हैं, आपके जो प्रश्न हैं, मैं जवाब जरूर दूंगा। आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। इस मंच पर मैंने जो बात कही है, इस पे आप विस्तार से सोचिएगा कि दुनिया में ऐसी बातें करने वाले कौन कौन वैज्ञानिक है। मैं सिमिलरिटी, सिमेट्रिसिटी और कॉमन थिंग की बात कर रहा हूँ। ब्रह्मांड में कुछ कॉमन है, कुछ सिमेट्रिक है, कुछ सिमिलर है। ऐसा आइजैक न्यूटन भी सोचते थे कि आखिर वो एक फॉर्मूला कौन सा है जिससे सारा ब्रह्मांड ऑपरेट होता है, सारा ब्रह्मांड कंट्रोल होता है। एक फॉर्मूला फिजिक्स का, वो एक फॉर्मूला कौन सा है? भौतिक विज्ञान का वो एक सूत्र कौन सा है? ऐसा ही क्या है, अल्बर्ट आइंस्टाइन भी सोचे, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। इसी प्रकार से ऐसी ही बात आपको क्या है कि स्टीफन हॉकिंग भी सोचते थे थ्योरी ऑफ एवरीथिंग की बात। अब आप सोचिए कि ग्रेविटेशनल वेव जो क्या है कि कोई स्पेस फैब्रिक, टाइम फैब्रिक में कोई तालाब थोड़ी है जो इस प्रकार से डिपल होगा। हकीकत में 3D में अगर आप सोचेंगे कि वास्तव में दो ब्लैक होल अगर मर्ज होते हैं या दो न्यूट्रॉन स्टार मर्ज होते हैं तो किस तरह से वेव पैदा होगी। तो मैंने इसको अपने यूट्यूब चैनल में समझाया अच्छी तरह से। आज के लिए बस इतना ही कहना चाहूंगा। धन्यवाद, आपका बहुत समय लिया। आपके प्रश्न मुझे दिखाई दे रहे हैं, आपने कुछ कमेंट किया, कुछ लाइक किया है। धन्यवाद, आपका सहयोग बना रहे। आप इसको सुने, विस्तार से सुने। मैं सोशल मीडिया पर और अनेक दूसरे तरीकों से अपनी बात आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। मैं समझता हूं कि इस चर्चा को आगे बढ़ाना चाहिए और ब्रह्मांड में किस प्रकार से सृजन विनाश ऑसिलेटिंग यूनिवर्स से होता है, कैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के अनुसार हम अपनी पूरी सृष्टि को समझ सकते हैं। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही।